वेलकम है आपका फिर से एक नए टॉपिक के साथ में जो बोर्ड का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। और इस टॉपिक में आज आप सीखोगे कि बोर्ड किस तरीके के क्वेश्चंस को मीन्स देता है क्वेश्चन पेपर के अंदर। तो हमें क्या समझना है कि उन क्वेश्चन के आंसर को कैसे लिखा जाता है, कैसे उनके आंसर को हमें डिकोड करना है, कैसे उनके आंसर को सिर्फ हमें सिलेक्टेड वर्ड्स में लिखना है, यही सब हम सीखेंगे। तो आप लोग बहुत ध्यान से समझिएगा कि किस तरीके के मीन्स बोर्ड क्वेश्चन करता है इससे टॉपिक से। तो पहले बात करते हैं हमारा टॉपिक क्या है। हमारा टॉपिक है आज का पॉलिनेशन समझना है हमें, क्योंकि रैपिड रिवीजन है ये। पॉलिनेशन को समझेंगे हम। दूसरे नंबर पे हम किसको समझेंगे, हम समझेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन को। और ऐसे करते करते हम बिल्कुल हम एंड तक जाएंगे जहां तक पॉलीएमरेनी है। और इस पूरे पार्ट को हम बहुत एक रैपिडली वे में क्या कर लेंगे, आज हम समझेंगे। तो आप लोग क्या करते रहिएगा, ध्यान से समझिएगा और ध्यान से इसको देखिएगा किस तरीके से ये टॉपिक जो है वो बोर्ड में आते हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस कौन कौन से होते हैं वो आते हैं। तो अपनी बात को हम यही खत्म करके आगे बढ़ते हैं फटाफट, क्योंकि रैपिड पार्ट है, रैपिड पार्ट को हमें समझना है। सबसे पहला टॉपिक भाई पॉलिनेशन। क्या होता है पॉलिनेशन? बहुत सिंपल लैंग्वेज में कि भैया जब एंथर क्या रिलीज करता है, पॉलिन रिलीज करता है। तो ये पॉलिन जो होते हैं, क्योंकि पॉलिन मोटाइल होता है, तो वो क्या होता है, किसी ना किसी तरीके से कहां पहुंच जाता है, वो पहुंच जाता है कहां पर, स्टिग्मा की सरफेस पर। इसी चीज को कहते हैं पॉलिनेशन। क्या होता है पॉलिनेशन? पॉलिनेशन का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ पॉलिन टू द सरफेस ऑफ स्टिग्मा इज नोन एज पॉलिनेशन। अभी बात ध्यान आई, क्लास 10 में पढ़ा था ये टॉपिक। तो वहां पे भी हमारे टीचर ने हमको बताया था कि भाई पॉलिनेशन होता है, उसमें जो पॉलिन होता है वो ट्रांसफर होता है, कहां पर ट्रांसफर होता है, स्टिग्मा की सरफेस पर ट्रांसफर होता है। और उसने हमें बातों बातों में दो बात और बता दी थी। क्या बता दी थी वो दो बात? कि भैया ये दो तरीके का होता है, एक होता है सेल्फ पॉलिनेशन और एक होता है क्रॉस पॉलिनेशन। तो भाई 10th क्लास थी, अब हम 12th में आ गए हैं, दो मीस क्लास हम एक्सटेंड होकर आ गए हैं ऊपर। तो हमारी डेफिनेशन और हमारे जो टेक्निकल टर्म है वो भी क्या हो जाएंगे, आप चेंज होने वाले हैं। वो क्या चेंज होने वाले हैं कि भैया सेल्फ पॉलिनेशन और जो क्रॉस पॉलिनेशन था जो आपने समझा था, अब उसे हम 12th के टेक्निकल वर्ड के साथ में हम समझेंगे। तो चलिए बात करते हैं कितने तरीके का होता है पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन आज भी दो ही तरीके का है, बस उसमें एक नया हमने एडिशन जो है वो हो जाता है 12th में आकर। वो क्या है कि सेल्फ पॉलिनेशन को क्या कहते हैं, ऑटोगेमी। दूसरा क्रॉस पॉलिनेशन को क्या कहा जाता है, जीनोगेमी। देखिए स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा ऑटोगेमी एंड जीनोगेमी। अब आप देख रहे हो स्क्रीन पर एक नया वर्ड और आ गया। क्या है वो नया वर्ड? जिटेनोगेमी। ये क्या है भाई, जिटेनोगेमी, नया वर्ड सीख लिया जिटेनोगेमी। यही तो क्वेश्चन आता है बोर्ड में, इसी जिटेनोगेमी पे क्वेश्चन मिलेगा आपको देखने के लिए। यदि बोर्ड आदि आपका आंसर फ्रेम करता है, क्वेश्चन बनाने को फ्रेम करता है, तो इस पे आपको क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। अब आप देखिए, आपको स्क्रीन पर तीन पिक्चर दिख रही होंगी, यानी एक प्लांट जिसमें दो फ्लावर और एक प्लांट जिसमें भी दो फ्लावर। तो उसका मतलब दो प्लांट और चार फ्लावर बना दिए। अब आप ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा कि ये बोर्ड में क्वेश्चन कैसे आता है। तो अब आप देखिए, सबसे पहले ये ए फ्लावर है, ये बी फ्लावर है और ये सी फ्लावर है। डी वाले का जिक्र नहीं किया उसने, सिर्फ तीन फ्लावर का जिक्र किया। तो आप तीन ही फ्लावर को देखिएगा ध्यान से। ए में एरो बना रहा है ए के ऊपर, फिर एरो बना रहा है ए से बी की ओर, और फिर एरो बना रहा है बी से सी की ओर। क्या कहने की कोशिश कर रहा है भाई, क्या समझाने की कोशिश कर रहा है? आप भी भाई कंफ्यूज, पेपर में भी कंफ्यूज, कि लिखना क्या है, क्या आंसर करना है, नहीं समझ में आ रहा भाई क्या लिखना है। तो यहां पर वो सिंपल सी बात समझा रहा है। क्या समझा रहा है? सिंपल सी बात कि ए फ्लावर का जो पॉलन है वो ए फ्लावर पर ही स्टिग्मा के ऊपर लैंड कर गया, पहला नंबर। ए फ्लावर का जो पॉलन है वो लैंड कर गया कहां पर, बी फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर लैंड कर गया। लेकिन क्या पेड़ एक ही है, देख लीजिए नीचे पेड़ एक ही है। नंबर 3, बी फ्लावर का पॉलन लैंड कर रहा है सी फ्लावर पर, स्टिग्मा सी फ्लावर पर लैंड कर गया, और पेड़ क्या है अब दूसरा हो गया। यही तो हो गया तीन टाइप्स, इसलिए तो उसने नाम दिया ए बी एंड सी। आप समझते हैं ए क्या है, बी क्या है और सी क्या है। तो पहले आपने ये लिख लिया होगा ऑटोगेमी, जिटेनोगेमी है जीनोगेमी। चलते हैं आगे। सबसे पहला ऑटोगेमी क्या होता है? तो ऑटोगेमी का मतलब है, ऑटो का मतलब ही होता है भाई सेल्फ, और गेमी का मतलब है फ्यूजन ऑफ
मीन्स किसी भी गैमीट का फ्यूजन होना, दैट इज कॉल्ड द गैमी। गैमी वर्ड से डिस्क्राइब कर दिया। तो ऑटोगैमी, ऑटोगैमी का मतलब क्या है? ऑटोगैमी का मतलब है कि जब एंथर से निकला हुआ पॉलन कहाँ लैंड कर जाए? सेम फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर लैंड कर जाए, तो क्या कहलाता है वो? ऑटोगैमी कहलाता है। क्या कहलाता है वो? ऑटोगैमी। अब ऑटोगैमी में क्या है? फ्लावर सेम है, प्लांट भी क्या है? सेम है। अब बारी आती है कि ऐसी कौन सी कंडीशंस होती हैं जो रिक्वायर्ड होती हैं किसके लिए? हमारे सेल्फ पॉलिनेशन के लिए। तो क्या होना चाहिए? एंथर और स्टिग्मा का एक्सपोज होना बहुत जरूरी है। जब तक एंथर और स्टिग्मा एक्सपोज नहीं होंगे तो क्या नहीं होगा? मी सेल पॉलिनेशन नहीं होने वाला, किसी भी तरीके से सेल पॉलिनेशन नहीं होगा। इसीलिए सेल पॉलिनेशन जो होता है वो बहुत रेयर होता है। क्यों होता है रेयर? क्योंकि कई बार क्या होता है, एंथर पहले मैच्योर हो जाता है, स्टिग्मा बाद में मैच्योर हो। तो यहां पर आपका देखिए 1 नंबर का एमसीक्यू तैयार हो गया कि कंप्लीट ऑटोगेमी जो होती है वो कॉमन नहीं होती है। क्या होती है? वो रेयर होती है। कंप्लीटली रेयर मानी जाती है, वो पूरी तरीके से मीन्स नहीं होती है, कॉमन नहीं पाई जाती है, वो क्या होती है? रेयर होती है। तो आपको याद हो गया होगा, बिल्कुल याद हो गया होगा कि ये किस तरीके से होता है। अब इसका मतलब क्या है कि ऑटोगेमी करानी है तो एंथर और किसको? स्टिग्मा को, दोनों को साथ साथ मैच्योर होना पड़ेगा, नंबर 1। नंबर 2, दोनों की पोजीशन बिल्कुल नियर बाय होना चाहिए, तभी ऑटोगेमी पॉसिबल है, अदरवाइज ऑटोगेमी पॉसिबल। और 99% फ्लावर में ये पॉसिबल नहीं हो पाता। क्यों नहीं होता पॉसिबल? कभी एंथर पहले मैच्योर हो गया तो कभी कौन मैच्योर पहले हो गया? स्टिग्मा मैच्योर हो गई। तो दोनों साथ साथ नहीं हो रहे, इसलिए क्या है? रेयर। समझ में आ गया आपको रेयर क्यों है? अब बारी आती है ऑटोगेमी जो होता है उसमें 2 तरीके के फ्लावर जो होते हैं प्रोड्यूस होते हैं, यानी जो सेल्फ पॉलिनेशन होते हैं वो 2 तरीके के फ्लावर क्या करते हैं? प्लांट प्रोड्यूस करते हैं। जैसे बोर्ड में आने वाला क्वेश्चन है भाई, लिख लीजिए, ओपन टाइप फ्लावर और क्लोज टाइप फ्लावर, जैसे क्लेस्टोगेमस और चेस्मोगेमस कहा जाता है, इसके एग्जाम्पल बताइए। तो पहले एग्जाम्पल लिख लीजिए। क्या है एग्जाम्पल? पहला एग्जाम्पल है वियोला, VIOLA, वियोला दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पे, वियोला। दूसरा एग्जाम्पल है ऑक्जेलिस। दूसरा एग्जाम्पल क्या है? ऑक्जेलिस। और तीसरा एग्जाम्पल है इसका कॉमेलेना। ये आपकी एनसीईआरटी बुक में आपको देखने को मिलेगा, बिल्कुल देख लीजिएगा। अब बात करते हैं ये होते कौन से फ्लावर हैं। क्लेस्टोगेमस और चेस्मोगेमस फ्लावर कौन से फ्लावर होते हैं? तो समझिए ध्यान से। चेस्मोगेमस फ्लावर वो फ्लावर होते हैं जो ओपन होते हैं। ओपन का मतलब जिसमें एंथर और स्टिग्मा दोनों ही क्या है? ओपन है। ठीक है। क्लेस्टोगेमस फ्लावर कौन से फ्लावर होते हैं? जिसमें एंथर और स्टिग्मा एक पैटल से क्या है? क्लोज है, बंद है वो। अब यदि ये दोनों फ्लावर सेम प्लांट पर मिल रहे हैं, जैसे देखिए ये चेस्मोगेमस फ्लावर है और ये क्या है? क्लेस्टोगेमस फ्लावर है। यदि ये दोनों सेम प्लांट पर है तो बोर्ड इसके लिए तुमसे पूछेगा इसके एग्जाम्पल, और इसके एग्जाम्पल क्या है? इसके एग्जाम्पल है वियोला, कॉमेलेना और ऑक्जेलिस। आप यही 3 एग्जाम्पल लिख कर आइएगा। अब आप बारी आती है डेफिनेशन की। तो चेस्मोगेमस फ्लावर कौन सा फ्लावर होता है? चेस्मोगेमस फ्लावर वो फ्लावर होते हैं जिसके एंथर और स्टिग्मा कंप्लीटली एक्सपोज्ड होते हैं। कंप्लीटली एक्सपोज होंगे यानी खुले हुए होंगे, ओपन होंगे। और जब ओपन होंगे तो क्या होगा? न्यू पॉलिन के आने के चांसेस होंगे। जब न्यू पॉलिन आएगा तो क्या होगा? न्यू कैरेक्टर भी लेकर आएगा अपने साथ में। समझ में आ गई बात की नहीं आ गई? कि भाई जब फ्लावर ओपन है तो उसमें किसी का भी पॉलिन लैंड कर सकता है, किसी भी दूसरी मीन्स उसकी जो ब्रीड है उसकी पॉलिन लैंड कर सकता है। तो क्या हो सकता है? कुछ पॉलिन हेल्दी होते हैं, कुछ पॉलिन कैसे होते हैं? अनहेल्दी होते हैं। कुछ अच्छे जीन वाले होते हैं, कुछ बुरे जीन वाले होते हैं। तो ओपन टाइप फ्लावर जितने ही फ्लावर होते हैं उनमें क्या होता है? स्टिग्मा और जो आपकी एंथर होता है वो कैसे होते हैं? एक्सपोज्ड होते हैं। इसीलिए ये फ्लावर अच्छे माने जाते हैं। अब बारी आती है क्लेस्टोगेमस फ्लावर कौन से फ्लावर होते हैं? क्लेस्टो का मतलब समझ लीजिए, क्लेस्टो का मतलब ही होता है क्लोज। और क्या क्लोज है इसमें? एंथर और जो स्टिग्मा है वो क्या है? कंप्लीटली क्लोज है। और क्लोज होने की क्या वजह है? कि भैया वो ओपन नहीं लिखा है, देखो साफ साफ लिखा है कि दे डू नॉट ओपन एट ऑल, वो नहीं खुलते हैं, ओपन नहीं होते हैं वो। क्यों नहीं होते ओपन? क्योंकि वो बंद है। कैसे बंद है? पैटल से बंद है। एंथर भी बंद है, उसी में स्टिग्मा भी बंद है। अब बताइए क्या होगा? जब फ्लावर बंद होगा तो उसमें बाहर से पॉलिन आने का चांस क्या हो गया? खत्म। जब बाहर से पॉलिन नहीं आएगा तो क्या नहीं आएगा? नया कैरेक्टर नहीं आएगा, न्यू ट्रेड्स लेके नहीं आएगा। जब न्यू ट्रेड्स लेके नहीं आएगा तो क्या नहीं होगा? इन ब्रीडिंग डिप्रेशन होने का शिकार हो जाएगा। भाई ये लिखा है देखिए, साफ साफ लिखा हुआ है। तो बताइए, ये हो गया आपका नंबर का 1 नंबर का क्वेश्चन तैयार। क्या तैयार हो गया? कि क्लेस्टोगेमस फ्लावर जो होते हैं वो मीस किस चीज से सफर करते हैं? वो सफर करते हैं इनब्रीडिंग डिप्रेशन से। अब इनब्रीडिंग डिप्रेशन क्या है?
कि जब भाई सेम जीन बार बार रिपीट होता रहेगा तो प्लांट में कोई न्यू इंप्रूवमेंट नहीं हो सकता, और जब न्यू इंप्रूवमेंट नहीं होगा तो क्या होगा, वो इनब्रीडिंग डिप्रेशन का क्या हो जाएगा, कंप्लीटली शिकार हो जाएगा। तो क्लेस्ट्रोगेमस फ्लावर जो होते हैं वो कैसे फ्लावर होते हैं, मींस उनमें इनब्रीडिंग डिप्रेशन होने का मींस चांस ज्यादा होता है। नंबर टू, उनके अंदर जो एंथर और स्टिग्मा है वो कैसे है, क्लोज है। अब एक और बोर्ड क्वेश्चन पूछेगा यहां से, क्या क्वेश्चन पूछेगा कि ऐसे कौन से फ्लावर होते हैं जिनको कभी भी बायोटिक एजेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती, जैसे इंसेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है, किसी भी बर्ड्स की रिक्वायरमेंट नहीं, किसी ह्यूमन, तो यही फ्लावर हैं क्लेस्ट्रोगेमस। इनको किसी भी बायोटिक एजेंट की क्या नहीं होती है, रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ये अपने आप ही क्या कर लेते हैं, पॉलिनेशन फ्लावर के बंद होने के अंदर ही अंदर क्या कर लेते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्या होता है क्लेस्ट्रोगेमस और क्या होता है चेस्मोगेमस। याद रखिएगा, वियोला, कॉमिलिना एंड आपका ऑक्जेलिस, ये इसके क्या है, 3 एग्जांपल है, ये पेपर में आते हैं, पेपर में पूछा जाता है कि क्या होते हैं। तो चेस्मोगेमस ओपन टाइप फ्लावर एंड क्लेस्ट्रोगेमस क्लोज टाइप फ्लावर। कौन सा वाला अच्छा है, चेस्मोगेमस टाइप अच्छा है। क्लेस्ट्रोगेमस क्या है, मींस अश्योर्ड कर देता है जीन्स को, अश्योरेंस देता है पूरी तरीके से पॉलिनेशन को, लेकिन जो चेस्मोगेमस है वो कभी कभार अश्योर्ड करता भी है, कभी कभार अश्योर्ड नहीं करता है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं जिटेनोगेमी क्या होती है। जिटेनोगेमी का मतलब क्या होता है, जिटेनोगेमी का मतलब होता है पेड़ एक ही है, पेड़ क्या है, एक ही है, जैसे यहाँ दिख रहा होगा पेड़ एक है, लेकिन फ्लावर कितने हैं, 2 अलग अलग फ्लावर हो गए। जब 2 अलग अलग फ्लावर हो गए तो हमारी क्लास 10 की डेफिनेशन फेल हो गई। क्या फेल हो गई, कि मैम ने सिखाया था भाई कि जब ट्रांसफर होता है पॉलिन कहां पर, दूसरे फ्लावर की स्टिग्मा के पास में, तो उसे क्रॉस पॉलिनेशन कहा जाता है। तो भाई यहाँ पे मैम ने हमें गलत नहीं बताया था, बताया तो उन्होंने बिल्कुल सही था, बट यहाँ पर हमने एक नया क्लू जोड़ दिया। क्या क्लॉज जोड़ दिया हमने, कि भैया फ्लावर डिफरेंट होने की वजह से दिख कैसा रहा है, क्रॉस दिख रहा है, लेकिन पेड़ एक ही होने की वजह से वो जेनेटिकली सिमिलर हो गया। यही लाइन आएगी पेपर के अंदर, क्या लाइन आएगी, कि ये फंक्शनली तो क्रॉस होता है, फंक्शनली तो क्रॉस होता है, लेकिन जेनेटिकली कैसा होता है, ऑटोगेमी होता ही है। भाई ये ऊपर से देखने में सिर्फ क्रॉस है, लेकिन इंटरनल साइड से देखा जाए तो क्या है, ये ऑटोगेमी ही है, क्योंकि पेड़ नहीं चेंज हुआ। जब पेड़ नहीं चेंज होगा तो क्या नहीं होगा, न्यू जीन्स के आने का चांसेस नहीं होगा, क्योंकि पेड़ जब तक डिफरेंट नहीं होगा, मीन्स दूसरा पेड़ नहीं होता, तो तब तक क्या नहीं होता, नया कैरेक्टर आने के चांसेस नहीं होते। तो क्या है जिटेनोगेमी, जिटेनोगेमी में क्या होगा, 2 अलग अलग फ्लावर होंगे लेकिन पेड़ एक ही होगा। एक फ्लावर हो सकता है ऊपर लगाओ, एक फ्लावर कहां लगाओ, नीचे लगाओ। तो जब ट्रांसफर होता है पॉलिन टू द डिफरेंट फ्लावर, टू द डिफरेंट फ्लावर, टू द डिफरेंट फ्लावर ऑफ सेम प्लांट इज नोन एज जिटेनोगेमी। ठीक है, बात समझ आ गई, जिटेनोगेमी क्या है। तो जिटेनोगेमी फंक्शनली तो क्रॉस होती है। अब बोर्ड आपसे क्वेश्चन कर ले कि भाई बताइए वो कौन सा ही मीज पॉलिनेशन टाइप होता है जिसमें वो फंक्शनली तो क्रॉस होता है लेकिन जेनेटिकली क्या होता है, ऑटोगेमी होता है। फंक्शनली क्रॉस होता है, जेनेटिकली ऑटोगेमी होता है। तो इसका आंसर आपको क्या लिखना है, ओनली जिटेनोगेमी। फंक्शनली क्रॉस बट जेनेटिकली ऑटोगेमी, आंसर क्या लिखना है, मीन्स जिटेनोगेमी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये। चलिए आगे बढ़ते हैं, जिटेनोगेमी के बाद में अब बारी आती है किसकी, जीनोगेमी की बारी आती है। जीनोगेमी क्या है, समझिए जीनोगेमी क्या होती है, जीनोगेमी का मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द जीनोगेमी। जीनोगेमी को ही क्रॉस कहते हैं, जीनोगेमी को ही क्या कहा जाता है, क्रॉस पॉलिनेशन कहा जाता है। और आपकी वो डेफिनेशन अब काम करेगी, ट्रांसफर ऑफ पॉलिन टू द सरफेस ऑफ स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट फ्लावर बट प्लांट शुड बी डिफरेंट ऑफ सेम स्पीसीज। देखिए कैसे, ये देखिए ये ट्रांसफर हो रहा है। अब आपको इस एरो का मतलब समझ आ गया होगा कि जब सेम फ्लावर में ही एरो घूम जाए तो ऑटोगेमी, 2 डिफरेंट फ्लावर हो और एरो अलग हो और पेड़ एक ही हो तो जिटेनोगेमी, प्लांट अलग अलग हो जाए फ्लावर भी अलग हो जाए तो कौन सा गेमी, जीनोगेमी। तो जीनोगेमी क्या होता है कि ट्रांसफर ऑफ पॉलिन टू द सरफेस ऑफ स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट फ्लावर ऑफ डिफरेंट प्लांट बट स्पीसीज शुड बी सेम, दैट इज नोन एज आपका जीनोगेमी। ओके, ऐसा नहीं कि स्पीसीज डिफरेंट होगी तो ट्रांसफर तो हो जाएगा लेकिन रिसेप्टिबिलिटी नहीं होगी, रिसेप्टिबिलिटी के मामले में क्या हो जाएगा, वो फेलियर हो जाएगा। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट की तरफ, ये आपका सेकंड पार्ट है। पॉलिनेशन कई बार क्या होता है, जैसे यूनिसेक्सुअल फ्लावर आपने पता होगा, आपको बाइसेक्सुअल फ्लावर पता होगा। तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर में क्या है भाई, मेल पार्ट होगा या फिर फीमेल पार्ट होगा। अब इनके पॉलन को कैसे ट्रांसफर कराया जाए, तो इनके पॉलन को ट्रांसफर कराने का ठेका नेचर ने ले लिया है, कंप्लीटली नेचर ने ले रखा है। कैसे ले रखा है नेचर ने, उसने बायोटिक एजेंट्स बना दिए। क्या बना दिए, कुछ बायोटिक एजेंट्स बना दिए। और ये एजेंट क्या है, जैसे इंसेक्ट्स हो गए, आपके बर्ड्स हो गए, और नेचर ने ए बायोटिक एजेंट को भी इन्वॉल्व कर दिया।
जैसे हवा हो गई यानी एयर एंड वाटर, इनकी मदद से जब पॉलिन जो नेशन होगा तो वो क्या है, एजेंट्स के थ्रू होता है पॉलिनेशन। तो एजेंट कितने तरीके के एजेंट होते हैं पॉलिनेशन के, दो तरीके के एजेंट होते हैं, एबायोटिक और बायोटिक। एबायोटिक एजेंट कौन से होते हैं, जैसे कि विंड और वाटर, हवा और पानी जो है वो इसमें, आप बायो के स्टूडेंट हो आपको पता ही होना चाहिए एबायोटिक और बायोटिक क्या होता है। तो एबायोटिक कौन से एजेंट होते हैं, जैसे कहते हैं विंड और वाटर, ये आपके एबायोटिक एजेंट है। और बायोटिक एजेंट कौन से हैं, जैसे इंसेक्ट्स, बर्ड्स, बैट्स, प्राइमेट्स, एर्बोरियल रोडेंट्स एंड रेप्टाइल्स। दीज आर द वर्ड्स केम फ्रॉम द एनसीईआरटी बुक। याद कर लीजिए भाई, ये आते हैं पेपर के अंदर। अब हम समझेंगे हमारे मीन्स बायोटिक एजेंट और एबायोटिक एजेंट किस तरीके से पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं। चलिए हमारे नेक्स्ट पार्ट की तरफ। वो नेक्स्ट पार्ट क्या है, एबायोटिक एजेंट में सबसे पहला जो एग्जांपल है वो है हमारा विंड। विंड से जो मैं आपको दो क्वेश्चन बताऊं तो ये समझ लीजिएगा, यदि बोर्ड ने उसको फ्रेम किया होगा तो वही क्वेश्चन फ्रेम किया होगा, बिल्कुल एज इट इज, जैसा मैं आपको बताऊं बिल्कुल वैसे ही वो फ्रेम किया जाता है। सबसे पहले बात करते हैं कि जब हवा से कोई भी पॉलिनेशन होता है तो उसका टेक्निकल वर्ड क्या होता है, उसका टेक्निकल वर्ड होता है एनिमोफिली। क्या कहते हैं उसको, एनिमोफिली। याद कर लीजिए, विंड पॉलिनेशन से होने वाला पॉलिनेशन क्या कहलाता है, एनिमोफिली। अब विंड पॉलिनेशन है तो सबसे पहले क्या क्या चीजें रिक्वायरमेंट है, क्या होता है, किस तरीके से होता है। अब बोर्ड में आने वाला दूसरा क्वेश्चन, सबसे ज्यादा कॉमन बायो में ये एबायोटिक एजेंट माना जाता है पॉलिनेशन में, यदि देखा जाए तो मोस्ट कॉमन एबायोटिक एजेंट है, यहां पे लगा लीजिए स्टार, पेपर में आएगा कि मोस्ट कॉमन एबायोटिक एजेंट कौन सा होता है, तो पानी नहीं होता, पानी तो बहुत रेयर होता है भाई, रेयर ही करता है, लेकिन हवा क्या करती है, बहुत कॉमनली कर देती है। बात समझ में आ गई होगी आपको ये बात। अब बारी आती है दूसरी कंडीशन क्या होना चाहिए विंड पॉलिनेशन के लिए। विंड पॉलिनेशन के लिए कौन सी ऐसी कंडीशंस होती है जो बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है, या ध्यान से समझ लीजिएगा, ध्यान से, ये पेपर में कई बार आता है। सिंगल ओव्यूल होना चाहिए ईच ओवरी के अंदर, पहली चीज सिंगल ओव्यूल होना चाहिए, यहां पर सिंगल ओवरी के अंदर, ये कंडीशन रिक्वायर्ड है तभी होगा भैया, नहीं होगा नहीं तो अदरवाइज ये उन्हीं पेड़ों में पाया जाएगा, क्या आपका विंड पॉलिनेशन। और जो ओव्यूल्स होना चाहिए वो एक गुच्छे में होना चाहिए, उनका गुच्छा होना चाहिए, पूरा इन्फ्लोरेसेंस का गुच्छा होना चाहिए, तभी ये होगा, अदरवाइज नहीं होगा। जैसे आपने देखा होगा भुट्टा, भुट्टे में क्या होता है, सिंगल ओव्यूल होता है, लेकिन वो क्या होता है, बंच में होता है, पूरे में पूरे बंच होता है उसका। तो इसका क्या है, सबसे सटीक एग्जाम्पल है। और आप देख सकते हो ये है हमारा भुट्टा, और भुट्टे में आपको ऊपर देखिए ये पूरा टैसल है, और टैसल में आपको देखिए क्या दिख रहे होंगे, ये हेयरी लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रहे होंगे, यही हेयरी लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। ये यहाँ मार्क कर लीजिए भैया, पेपर में आएगा। ऐसे मैंने आपको कितने सैंपल पेपर दिखा दूं जहां पर तुमको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा कॉर्न कॉप टैसल के बारे में, कॉर्न कॉप टैसल के बारे में क्वेश्चन देता है बोर्ड, बिल्कुल 100% कंफर्म के साथ में ये बोर्ड क्वेश्चन देता है। और वो क्या क्वेश्चन देता है कि कॉर्न कॉप टैसल जो है, यानी जो उनके टैसल्स होते हैं, टैसल समझिएगा वर्ड, टैसल, टैसल ही होती है स्टिग्मा, टैसल होती है स्टिग्मा। और स्टाइल, और जो वेव लाइक करती है कहां पर, हवा में वेव लाइक करेगी, हवा में वेव लाइक करेगी, क्या वेव लाइक करेगी, कॉर्न कॉप का जो टैसल होता है, भुट्टे का जो टैसल होता है वो क्या है, उसकी स्टिग्मा है, और क्या है उसकी स्टाइल है। तो हवा में वेव करते हैं ताकि उड़ते हुए पॉलन को क्या कर सके, रिसीव कर सके, यही है इसका आंसर, कॉर्न कॉप टैसल। इसीलिए सबसे मोस्ट एग्जाम्पल माना जाता है क्या, कॉर्न कॉप टैसल। और दूसरा एग्जाम्पल होता है ग्रास, यानी ग्रास भी इसका एग्जाम्पल माना जाता है। तो देखिए लिखा हुआ है विंड पॉलिनेशन इज क्वाइट कॉमन इन ग्रासेस, यानी ये ग्रासेस में भी क्या है, बहुत कॉमनली देखा गया है। तो देख लीजिए दो एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर वन, एग्जाम्पल नंबर वन इज कि भैया कॉर्न कॉप टैसल में जो टैसल है वो क्या है, तो टैसल क्या है, टैसल है आपका स्टिग्मा एंड स्टाइल। क्या करता है टैसल, हवा में आने वाले पॉलन को क्या कर लेता है, रिसीव कर लेता है। गॉट इट, समझ में आ गया होगा आपको ये बात। और ग्रासेस में जो विंड है भैया वो क्या है, कॉमन पॉलिनेशन है। अब भैया एक और क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, ये भी पेपर में पूछा जाता है, बिल्कुल पूछा जाता है, इसके भी आप समझ लीजिए, क्या समझ लीजिए क्वेश्चन, पहले मैं बताता हूँ क्वेश्चन क्या आता है। क्वेश्चन ये आता है विंड पॉलिनेशन के लिए क्या कंडीशन रिक्वायरमेंट होती है। तो पहले मैंने आपको कुछ कंडीशंस बताई, क्या कंडीशन बताई, सिंगल ओव्यूल होना चाहिए, सिंगल ओवरी के अंदर, यही समझाया, और उनको एक पूरे पैक फ्लावर का क्या होना चाहिए, वो बंच में होना चाहिए, ये मैंने आपको कंडीशन बता दी। अब कंडीशन पूछेगा कि पॉलन के लिए और स्टिग्मा के लिए सेपरेट सेपरेट कंडीशन बताओ, पॉलन कैसा होना चाहिए, स्टिग्मा कैसी होना चाहिए, चलिए समझते हैं। पॉलन कैसा होना चाहिए, लाइट वेट होना चाहिए और नॉन स्टिकी होना चाहिए, हल्का वजन होना चाहिए उसका,
और कैसा होना चाहिए, चिपचिपा नहीं होना चाहिए। यदि चिपचिपा होगा तो हवा में उड़ नहीं पाएगा, सीधा चिपक जाएगा। और लाइट वेट नहीं होगा तो वेट नहीं करेगा, उड़ ही नहीं पाएगा। तो पहली कंडीशन क्या है, लाइट वेट होना चाहिए। दूसरा, नॉन स्टिकी होना चाहिए। नंबर टू, हवा में उड़ के जाना है भाई, हवा में उड़ के जाना है तो क्या है, नंबर ऑफ लार्ज पॉलिन्स की रिक्वायरमेंट है। तो इसीलिए फ्लावर को क्या प्रोड्यूस करना चाहिए, लार्ज अमाउंट में पॉलिन, बहुत ज्यादा अमाउंट में क्या करना चाहिए, पॉलिन्स को प्रोड्यूस करना चाहिए, तभी होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है, स्टैमेन का वेल एक्सपोज होना बहुत जरूरी है। यदि स्टैमेन वेल एक्सपोज नहीं होगा तो क्या नहीं होगा, किसी भी तरीके से पॉलिन जो है वो हजारों की नंबर में क्या नहीं हो पाएंगे, पहुंच नहीं पाएंगे, और वो अंदर ही अंदर सारे के सारे क्या हो जाएंगे, गिर जाएंगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्या, कि पॉलिन के लिए क्या क्या कंडीशन होना चाहिए। फिंगर टिप्स पे याद कर लीजिए। पहला, लाइट वेट होना चाहिए। टू, नॉन स्टिकी होना चाहिए। फ्लावर को ज्यादा से ज्यादा जो उसको एंथर है, ज्यादा से ज्यादा पॉलिन को रिलीज करना चाहिए, हजारों के नंबर में पॉलिन को रिलीज करना चाहिए। और फोर, वेल एक्सपोज स्टैमिन होना चाहिए। यही चार कंडीशन आप पेपर में लिखाना, देखेंगे आपको नंबर पूरे में से पूरे मिलेंगे कि जो एंथर है उस एंथर के जो पॉलिन्स है उनकी क्या स्पेशलिटी होना चाहिए, विंड पॉलिनेशन यदि होना है तो। अब बारी आती है स्टिग्मा की क्या क्वालिटी होना चाहिए। हवा में उड़ रहे हैं भाई पॉलिन, इधर उधर जा रहे हैं, भाग रहे हैं इधर से उधर, तुमको रिसीव करने वाला भी तो होना चाहिए ना कोई। तो रिसीव करने वाला कौन है, स्टिग्मा है। स्टिग्मा का जो अपर एरिया है वो स्टिकी होना चाहिए। यदि चिपचिपी नहीं होगी तो उड़ते हुए पॉलिन को कभी ट्रैप ही नहीं कर पाएगी। वो बड़ी होना चाहिए, लार्ज होना चाहिए, इवन उसको फैदरी भी होना पड़ेगा। तो तीन कंडीशन याद कर लीजिए। पहली कंडीशन क्या, स्टिग्मा शुड बी लार्ज। सेकेंड नंबर पे इट शुड बी फैदरी। एंड थर्ड कंडीशन पर क्या होना चाहिए, वो पूरी तरीके से चिपचिपी होना चाहिए, दैट इज मींस स्टिकी होना चाहिए। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि विंड पॉलिनेशन से होने के लिए क्या क्या कंडीशंस रिक्वायरमेंट है। तो पहले तो क्या है, सिंगल ओव्यूल इन सिंगल ओवरी, नंबर वन। नंबर टू, क्या होना चाहिए उनका, मीन्स एक बंच में बहुत सारे फ्लावर क्या होना चाहिए, उनके कवर्ड होना चाहिए। और जब कवर होंगे तभी होगा ये, ठीक है। सबसे मोस्ट एग्जांपल क्या है इसका, कॉर्नकॉब टैसल और ग्रासेस जो है इसके, वो इसके मोस्ट एग्जांपल है। और नंबर टू मीन्स पॉलिन के लिए क्या कंडीशंस है, और हमारे स्टिग्मा के लिए क्या कंडीशंस है, ये आपको याद करना है। और बिल्कुल याद कर लीजिए, हो सकता है पेपर में ये साल आ जाए। अब चलते हैं पानी के लिए। भैया पानी के लिए तो क्वेश्चन आना ही आना है। वेलिस्नेरिया जो है वो बार बार देखने को मिल जाता है पेपर के अंदर, वेलिस्नेरिया के बारे में पूछ लेता है वो। सबसे पहले बात करते हैं, मैं आपको एक बहुत छोटी सी बात बता देता हूँ। जो चीज जैसी दिखती है वैसी होती नहीं है, याद रखिएगा बिल्कुल। तो यदि कोई पेड़ पानी में ग्रो कर रहा है तो जरूरी नहीं है कि वो विंड से पॉलिनेशन ना करे, या वो जरूरी नहीं है सिर्फ पानी से ही पॉलिनेशन करे। ये कंडीशन मैंने आपके सामने डाल दी, क्योंकि मैं इसके ऊपर क्वेश्चंस आपको पूछूंगा, बताइएगा इसका आंसर क्या है। सबसे पहले बात करते हैं, पॉलिनेशन यदि पानी से हो रहा है, पॉलिनेशन यदि किससे हो रहा है, पानी से हो रहा है, तो उसको कहा जाता है हाइड्रोफिली। क्या कहते हैं उसको, हाइड्रो का मतलब वेल नोन भाई, साइंस के स्टूडेंट इतना तो पता ही होता है कि पानी का मतलब होता है हाइड्रो। हाइड्रो, हाइड्रो मीन्स पानी, पानी के थ्रू क्या हो रहा है, पॉलिनेशन हो रहा है, तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है, हाइड्रोफिली का। अब भैया यहाँ पे बहुत खिचड़ी सी है पूरी इसमें, देखिए मैं आपको पहले बता दूं, हवा से पॉलिनेशन बहुत कॉमन है, ठीक, और पानी से पॉलिनेशन क्या है, बहुत रेयर। एक तैयार हो गया क्वेश्चन, क्या तैयार हो गया, कि पानी से बहुत रेयर होता है पॉलिनेशन, लेकिन हवा से क्या होता है, पॉलिनेशन बहुत कॉमनली होता है, ठीक। क्यों होता है, क्योंकि क्लास 11 की याद आ गई भाई मुझे। तो उसमें पढ़ाया गया था मुझे कि ब्रायोफाइटा टेरिडोफाइटा आर नोन एज द एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। व्हाई दिस लाइन इज सेड बाय द टीचर। तो उसका आंसर क्या है कि उनका जो एंथर है वो ट्रांसफर ही पानी की वजह से हो पाता है। और आपको पता है आपकी जो नेचर है उसमें सिर्फ एंजियोस्पर्म कैटेगरी क्या है, बहुत ज्यादा है। ब्रायोफाइटा टेरिडोफाइटा की नंबर क्या है, बहुत कम है। यदि आप इकोलॉजी आपने यदि पढ़ रखी है, आई होप आपने पढ़ ली होगी, वहां पर आपको ग्राफिकल दिया होगा, पाई चार्ट दिया होगा, वहां पर बताया गया होगा कि पानी से पॉलिनेशन जो होता है किसमें पाया जाता है, मीन्स जो एल्गी है, जो ब्रायोफाइटा है, और जो क्या है टेरिडोफाइटा है। लीजिए साफ साफ लिखा हुआ है कि ये प्लांट का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो ब्रायोफाइट्स में, टेरिडोफाइट्स में ही होता है। बाकी बहुत कम स्पीसीज हैं जिनमें ये पानी के थ्रू पॉलिनेशन होता है। तो एक क्वेश्चन तैयार हो गया आपका कि भाई ये कॉमन है, नहीं है, रेयर है, ये बहुत क्या है, रेयर है। क्यों है रेयर, क्योंकि प्लांट के 5 आपने पार्ट्स पढ़े, और कौन कौन से पढ़े, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, जिसमें से वाटर पॉलिनेशन की रिक्वायरमेंट से मेजोरिटी 3 को ही होती है। किस किस को, एक थैलोफाइटा को, ब्रायोफाइटा को और आपके टेरिडोफाइटा को, जिसमें से जिम्नोस्पर्म में कैटेगरी और एंजियोस्पर्म में कैटेगरी जो होती है वो हमारे एयर पॉलिनेशन को क्या करती है, इस्तेमाल करती है। अब एक क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि ये जो विंड जो वाटर पॉलिनेशन है वो किस में पाया जाता है। देखिए
सिर्फ लिमिटेड है 30 जेनेरेरा में, यानी 30 जीनस में ही क्या है प्रेजेंट है, और सारी की सारी मोनोकॉटिलिडॉन्स है, कोई भी डाइकॉट नहीं है। ये यहाँ पे आपका देखिए आंसर फंस गया। क्या आंसर फंस गया कि जितनी भी वाटर पॉलिनेशन होता है, जो वाटर पॉलिनेशन से करते हैं, वो सिर्फ कितनी स्पीसीज है, 30 ही जीनस में होता है, और बाकी किसी में ये होता ही नहीं है। और उसके लिए भी स्पेशल कंडीशन क्या है कि इट शुड बी द मोनोकॉट नॉट डाइकॉट। गॉट इट? इतनी बात समझ आ गई। आगे चलते हैं, एग्जाम्पल पूछेगा आपसे भाई वाटर पॉलिनेशन के, तो दो याद कर लीजिए, मैं कह रहा हूं 3 याद कर लीजिए। चलिए, वेलिसनेरिया, हाइड्रिला और जोस्टेरा। यदि पेपर को टफ बनाना है, बोर्ड ने कसम खा ली कि भाई पेपर को टफ बनाऊंगा, तो यहां पर वो तुमसे 2 क्वेश्चन पूछ लेगा। क्या पूछेगा कि फ्रेश वाटर का एग्जांपल बताइए। तो हाइड्रिला है, फ्रेश वाटर में पाई जाती है, और जोस्टेरा जो होती है वो सी ग्रासेस है, इसीलिए कहां पाई जाती है, मैरीन में पाई जाती है। तो याद कर लीजिएगा कि हाइड्रिला फ्रेश वाटर का एग्जाम्पल है, और जोस्टेरा जो है वो किसका है, मरीन का एग्जाम्पल है। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो क्या है हमारे वाटर पॉलिनेशन के एग्जाम्पल, वेलिसनेरिया, बस यही है लिखना। वाटर लिली, वाटर हाइसिंथ को छोड़ दो भाई, साइड में कर दूंगा, नहीं हो इसके एग्जाम्पल। देखिए, पहला क्या आपका वेलिसनेरिया, दूसरा क्या आपका जोस्टेरा, और तीसरा क्या हाइड्रिला। ये 3 एग्जाम्पल ही आप वाटर पॉलिनेशन के लिए लिखकर आएंगे। और फिर आपसे पूछेगा कि ये कितनी जीनस में पाया जाता है, तो 30 जीनस में पाया जाता है। स्पेशलाइज कौन सी कैटेगरी है, मोनोकॉटिलिडॉन्स इसकी स्पेशलाइज कैटेगरी है। और ये क्या है, बहुत क्या है, रेयर है। क्यों रेयर है, क्योंकि ये सिर्फ ब्रायोफाइटा और किसमें पाया जाता है, टेरिडोफाइटा में ही पाया जाता है, ना ही जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में ये बहुत कम होता है, देखने को मिलता है। आई होप आपको समझ आ गई होगी ये बात। आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले बात करते हैं वेलिसनेरिया की। और वेलिसनेरिया जब जब आता है तो दिमाग में एक बात घूम जाती है कि एनसीईआरटी में ये पिक्चर क्यों दी है। एनसीईआरटी में पिक्चर दी हुई है और वेलिसनेरिया आपको दिख रहा होगा। वेलिसनेरिया में क्या दिख रहा है कि जो उसके फीमेल फ्लावर होते हैं वो वाटर के टॉप लेवल तक पहुंचते हैं। पहले ये देख लीजिए, ये वेलिसनेरिया जो होता है ये पानी के अंदर डूबा हुआ होता है, पूरी तरीके से डूबा हुआ होता है, सिंक कंडीशन में होता है। लेकिन जो उसका फीमेल फ्लावर होता है वो वाटर की सरफेस तक रहता है। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई आपको। मेल फ्लावर जो होते हैं नीचे की तरफ होते हैं, देखो दिख रहे होंगे आपको एनसीईआरटी बुक में, यहाँ भी देख लीजिए, ये दिख रहे होंगे। और मेल फ्लावर से जो एंथर है देखिए, वो पैराशूट की तरह ऊपर उड़ते हुए जा रहे हैं, देखो पानी के अंदर तैरते हुए जा रहे हैं वाटर करंट की मदद से। और कहाँ पहुंच जाते हैं, ये फीमेल फ्लावर के पास में पहुंच जाते हैं। यही लाइन तो लिखनी है, यही लाइन तो आपसे पूछेगा कि मेल फ्लावर कहाँ होता है। मेल फ्लावर नीचे होता है पानी के, और फीमेल फ्लावर कहाँ पे होता है, ऊपर होता है। पानी के ऊपर नहीं होता है, पानी की सरफेस पर होता है। अब मेल से जो एंथर है वो कैसे पहुंचेगा, पानी के करंट की वजह से पहुंचेगा। वो कहां पहुंचेगा, ये पहुंच जाएगा आपके कहां पर, सीधा सीधा कहां पे पहुंचेगा, सरफेस तक पहुंच जाएगा। तो देखो लिखा है फीमेल फ्लावर जो होता है वो सरफेस ऑफ द वाटर तक पहुंचा होता है। कैसे, एक लॉन्ग स्टॉक की मदद से। और जो मेल फ्लावर होते हैं, यानी जो पॉलिन ग्रेन होते हैं, वो रिलीज होते हैं सरफेस ऑफ द वाटर। और ये इनको कौन लेके जाता है, वाटर करंट ही इनको लेके जाता है। आई होप आपको समझा होगा वेलिसनेरिया के बारे में। क्या है वेलिसनेरिया के बारे में कि वेलिसनेरिया का जो फीमेल पार्ट होता है वो होता है बिल्कुल ऊपर, लॉन्ग स्टॉक होता है, लंबी स्टॉक से जुड़ा होता है, ऊपर तक होता है, वो पानी की सरफेस तक पहुंचता है। और जो मेल फ्लावर होता है वो पानी में डूबे हुए होते हैं। तो जब उसको एंकर पहुंचाना होता है तो कैसे पहुंचाता है, पानी बहेगा, अपने आप पहुंच जाएंगे ऊपर तक। गॉट इट, वेलिसनेरिया की कहानी। आगे चलते हैं, सी ग्रासेस में क्या होता है। सी ग्रासेस का मतलब है जैसे जॉस्टेरा, ये पानी में डूबे रहते हैं भैया, पूरी टाइम पानी में डूबे रहेंगे, इनमें कुछ भी नहीं होता है। तो इनके पॉलेंस के बारे में आपसे क्वेश्चन करेगा कि इनका पॉलेंस कैसा होता है। लिख लीजिए, मार्क कर लीजिए, स्टार लगा लीजिए, कहीं पे भी लिख लीजिए। क्या है कि इनका पॉलेंस जो होता है वो लंबा होता है, और कैसा होता है, रिबन लाइक होता है। पूछेगा आपसे कि रिबन लाइक पॉलेन किसके होते हैं, तो किसके होते हैं रिबन लाइक पॉलेन, जॉस्टेरा के होते हैं। याद हो गया आपको। आगे चलते हैं, और ये भी कहां पहुंच जाते हैं, स्टिग्मा की सरफेस तक बड़ी आसानी से पहुंच जाते हैं। देखिए आपको याद हो गए। अब बारी आती है, पानी में रहेंगे तो पानी से दुश्मनी नहीं हो जाएगी, और पानी से दुश्मनी हो गई तो पानी क्या कर देगा, सारे पॉलिन्स को गला देगा। तो इसीलिए नेचर ने इनको क्या दे दिया, एक सेफ्टी प्रोटेक्शन दे दिया। और क्या प्रोटेक्शन दे दिया कि पॉलिन ग्रेन ज्यादातर जो होते हैं उनमें म्यूसिलेजिनस की कवरिंग होती है, ताकि वो गीले ना हो पाए। याद कर लीजिए भाई, किसकी लेयर होती है, म्यूसिलेजिनस की लेयर होती है, ताकि वो गल नहीं पाए। पानी क्या कर देगा, उनको पूरी तरीके से गला देगा। अब बारी आती है बोर्ड में आने वाले एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी, जहां पर बच्चा 100% गलती करके आता है, और आपसे भी गलती होने वाली होती है। लेकिन यदि आपने ये देख लिया, अब आपसे गलती नहीं होगी। मैंने अभी आपसे बोला था कि यदि जरूरी नहीं है कि सारे पेड़ जो पानी में पाए जाते हैं वो हमारे क्या करें, विंड पॉलिनेशन का इस्तेमाल ना करके किसका इस्तेमाल करें,
वाटर पॉलिनेशन का इस्तेमाल करें। आप कहोगे कैसी मजाक करके बात कर रहे हो, पेड़ यदि पानी में है तो वो वाटर का ही तो इस्तेमाल करेगा? नहीं भाई, गलत है ये बात। ऐसे पेड़ जो पानी में तो रहते हैं लेकिन पानी के सरफेस पे कहाँ रहते हैं? ऊपर रहते हैं। जैसे आपने लोटस देखा होगा, आपने वाटर लिली देखा होगा, ये पानी में रहते तो हैं लेकिन पानी के सरफेस पे कहाँ रहते हैं? ऊपर रहते हैं। वाटर हाइसिंथ है, ये सारे जो पेड़ है ये पानी में पाए जाते हैं, नो डाउट ये पानी में पाए जाते हैं, लेकिन इनका जो पॉलिनेशन होता है वो कहाँ पे होता है? वो होता है विंड के थ्रू। याद कर लीजिए, यहाँ पे बच्चा जो है वो कंफ्यूज हो जाता है और वाटर हाइसिंथ समझकर, वाटर समझकर वो क्या लिखाता है कि भैया पॉलिनेशन जो होगा वो किससे होगा? वो होगा पानी से, और यही गलत हो गया उसका आंसर। तो क्या है? वाटर हाइसिंथ, वाटर लिली। दो एग्जाम्पल याद कर लीजिए बस, ज्यादा नहीं कह रहा हूं करने के लिए, दो एग्जाम्पल याद कर लीजिए। और ये जो पॉलिनेशन होता है इनका किससे होता है? विंड से होता है, ना कि किससे होता है? पानी से होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन और करता है बोर्ड यहाँ पर, यदि पेपर को टफ करना है उसको, तो क्या टफ करने के लिए क्या क्वेश्चन कर देगा कि विंड और वाटर से, दोनों से यदि पॉलिनेशन होना है तो फ्लावर जो है वो कलरफुल नहीं होंगे, ना ही नेक्टर को प्रोड्यूस करेंगे। अब आप समझ लीजिए ध्यान से, यदि विंड से और किससे कराना है? वाटर से पॉलिनेशन कराना है, तो जरूरी नहीं है कि वो क्या हो, उनके फ्लावर कलरफुल हो, ना ही वो क्या प्रोड्यूस करेंगे? नेक्टर प्रोड्यूस करेंगे। ये तो वो कहानी होती है इंसेक्ट्स के लिए, यहाँ पे नहीं होती कहानी। समझ में आ गया सबको? आगे बढ़ते हैं, रैपिड रिवीजन करना है। अब बारी आती है बायोटिक एजेंट कौन के थ्रू होने वाला पॉलिनेशन। देखिए आपके एनसीईआरटी बुक में बहुत सारे एग्जांपल दिए हैं, आप भी याद कर लीजिए एनसीईआरटी, क्योंकि मैं नहीं कहूंगा कि आप एनसीईआरटी पढ़ के मत जाओ, बिल्कुल पढ़ के जाओ, पूरी पूरी किताब पढ़ के जाओ, लाइन टू लाइन पढ़ के जाओ, देखिए आपके नंबर पूरे में से पूरे मिलने वाले हैं आपको। तो जो एजेंट कैसे हैं? बायोटिक हैं। जैसे इंसेक्ट्स हुआ, पहले एग्जाम्पल देख लीजिए क्या क्या है। मधुमक्खी, बटरफ्लाई, मक्खी, बीटल्स, वेस्प, एंड, मॉथ, बर्ड, इसमें भी बर्ड में भी स्पेशलाइज है, सनबर्ड और हमिंग बर्ड, बैट्स, प्राइमेट्स, प्राइमेट्स में भी लीमर्स, एर्बोरियल, ट्री ड्वेलिंग, रोडेंट्स, रेप्टाइल्स जैसे गैको, लिजार्ड, गार्डन लिजार्ड, ये सारे के सारे क्या है? आपके बायोटिक एजेंट है, जो बहुत ज्यादा क्या करते हैं? पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं। तो बोर्ड में यदि क्वेश्चन आ जाए, यदि इनमें से कोई एमसीक्यू में आ जाए, आप पहचान ही नहीं पाओगे भाई ये है क्या, तो याद कर लो, बिल्कुल अच्छे से याद कर लो कि भाई कौन से बायोटिक एजेंट हैं जो क्या करते हैं? पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं। तो क्या हेल्प करते हैं? ये भैया हेल्प कर रहे हैं। ठीक, नंबर 2, यदि कोई पॉलिनेशन इंसेक्ट के थ्रू हो, फिर से समझिएगा, यदि हवा के थ्रू हो तो एनिमोफिली, पानी के थ्रू हो तो हाइड्रोफिली, ऐसी इंसेक्ट के थ्रू हो तो कौन सा फिली? एंटोमोफिली। एक नंबर का एमसीक्यू तैयार हो गया, और बहुत कॉमन होता है ये, बहुत कॉमन होता है। अब पहली बात होती है इंसेक्ट क्यों आएगा फूल के पास में? हनी भी क्यों आएगी फूल के पास में? नेक्टर चाहिए, घर बसाना है भाई, नेक्टर चाहिए। दूसरा, अट्रैक्ट हो जाती है, किससे अट्रैक्ट हो जाती है? फ्लावर के कलर से अट्रैक्ट हो जाती है। तो फ्लावर, देखिए कंडीशन याद होगी, फ्लावर का अट्रैक्शन होना बहुत जरूरी है। नंबर 2, क्या जरूरी है कि भैया नेक्टर होना चाहिए। कैसे होना चाहिए? नेक्टर होना चाहिए, तभी क्या होगा? वो आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। तो देखिए इसलिए यहाँ पे फीचर पूछेगा कि इंसेक्ट से यदि पॉलिनेशन कराना है तो क्या क्या होना चाहिए? फ्लावर का साइज लार्ज होना चाहिए, फ्लावर कलरफुल होना चाहिए, खुशबू होना चाहिए उसमें, उसमें नेक्टर प्रोड्यूस होना चाहिए, पॉलिन ग्रेन्स जो है वो क्या होना चाहिए? ज्यादा नंबर में बनना चाहिए। यही क्या है इसके मीन्स, पूरे के पूरे इनफ्लोरेसेंस जो होते हैं वो क्या होते हैं? मीन्स रिवॉर्ड्स करते हैं एक तरीके से किसको? इंसेक्ट को, कि भैया आओ, वेलकम है आपका, आप हमारा पॉलिनेशन करो, बदले में क्या ले जाओ? नेक्टर ले जाओ, या उसमें शेल्टर बना लो इनफ्लोरेसेंस के अंदर। अभी एग्जांपल बताऊंगा इसके बारे में। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख लीजिए, मार्क कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन? यदि पॉलिनेशन मक्खी से कराना है या बीटल से कराना है तो इनका क्या जरूरी होता है? यदि मक्खी से कराना है और बीटल से कराना है तो क्या होना चाहिए? ऐसे फ्लावर एक गंदी बदबू छोड़ते हैं, बस यही इनका कॉमन फीचर है कि वो फॉल ऑर्डर्स को रिलीज करते हैं, और फॉल ऑर्डर को रिलीज करने के साथ साथ क्या होता है? ये अट्रैक्ट कर लेते हैं किसको? मक्खियों को। मक्खी वैसी गंदगी में बैठती है, तो फॉल ऑर्डर होना चाहिए तभी मक्खी करेगी। या बीटल्स जो है वो किसकी वजह से होता है? फॉल ऑर्डर। वो भी कौन प्रोड्यूस करेगा? फ्लावर प्रोड्यूस करेगा। गॉट इट? समझ में आ गया होगा आपको बिल्कुल ही ध्यान से। अब बारी आती है, मैंने अभी कहा था फ्लोरल रिवॉर्ड्स के लिए एग्जाम्पल याद कर लीजिए। तो देखिए ये स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, ये एक अमोरफेलस का फ्लावर है जिसकी हाइट 6 फीट के आसपास होती है। 6 फीट समझ लीजिए कि इंसान की हाइट होती है 6 फीट, इतना बड़ा पेड़ होता है। तो आप सोच सकते हो यदि इसमें एक छोटा बच्चा रख दिया जाए तो दिखेगा ही नहीं। तो ये सोचो कितने इंसेक्ट्स के लिए फ्लोरल रिवॉर्ड्स का काम करता है, यानी उसको रहने के लिए क्या देता है? शेल्टर देता है। ऐसी आपने देखा होगा यूका प्लांट,
और एक मॉथ प्लांट। याद कर लो भाई, ये क्वेश्चन पेपर में आएंगे। जिन चीजों पर आपकी नजर नहीं आती, बोर्ड की नजर उसी पे जाती है। फिर आप कहते हो सर ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं था, यही बोर्ड में आ गया। नहीं, आपकी गलती है, आपने क्यों नहीं पढ़े। पूरी किताब आपको पढ़नी थी, और किताब में जहां जहां मेन पॉइंट्स दिए होते हैं वो हमें जरूर पढ़ने होते हैं। तो एमोरफेलस 6 फीट का है, सबसे बड़ा फ्लावर है ये, सबसे टॉलेस्ट फ्लावर है। और ये एग्जाम्पल आपको देना है यूका का और किसका, व्हाइट मॉथ का। मॉथ 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 जो होती है, ये देखिए लिखा होगा यहाँ पर, ये लिखा है। तो करती क्या है यूका में और मॉथ में, क्या देखिए है पैटर्न। यूका जो है वो एक प्लांट है, और मॉथ क्या है, एक इंसेक्ट है। तो मॉथ को किसकी रिक्वायरमेंट होती है, उसको रिक्वायरमेंट होती है अपने अंडे देने के लिए। और यूका को किसकी रिक्वायरमेंट होती है, उसको रिक्वायरमेंट होती है पॉलिनेशन की। तो ये लोग करते कहीं आपस में म्यूचुअली कर लेते हैं। म्यूचुअली का मतलब वो कहता है कि भाई हम तुमको फ्लोरल रिवॉर्ड दे रहे हैं, तुम आके अपना शेल्टर बनाओ, अपने अंडों को दो, और बदले में क्या लेके आओ, पॉलिन्स लेके आओ। ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो गया। तो यूका प्लांट को रिवॉर्ड्स मिलता है पॉलिनेशन का, और मॉथ को रिवॉर्ड्स मिलता है शेल्टर का। और उसकी जो लार्वी होते हैं वही क्या करते हैं, उसकी फिर फीडिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा। एमोरफेलस एंड यूका एंड मॉथ प्लांट, ये आपको एग्जांपल याद कर लेना है। क्लियर है। अब ये क्वेश्चन नहीं आता पेपर में, लेकिन फिर भी आप समझ लीजिए क्या है क्वेश्चन। पॉलिन और नेक्टर रॉबर्स क्या होते हैं। रॉबर्स का मतलब क्या होता है, रॉबर्स का मतलब ही हुआ चुराना किसी चीज को, लेकिन बदले में कुछ नहीं देके जाना। ये तो रॉबर्स की कहानी है। यहाँ पर भी यही है। कुछ इंसेक्ट्स और कुछ बर्ड्स ऐसी होती हैं जो क्या करती हैं, पॉलिन्स को तो चुरा लेती हैं, लेकिन पॉलिनेशन में हेल्प नहीं करती हैं। पॉलिन्स को तो चुरा लेती हैं, लेकिन किस में हेल्प नहीं करती हैं, पॉलिनेशन में हेल्प नहीं करती हैं। इसी को कहा जाता है क्या, पॉलिन रॉबर, या फिर हमारे नेक्टर रॉबर्स होते हैं, इनको हम क्या कहते हैं, ये मीन्स कंसिडर करते हैं। आई होप आपको समझ आ गई होगी बात ये। अब बारी आती है इस साल के पेपर में आने वाले क्वेश्चन की, और ये बिल्कुल आएगा ही आएगा। देखिए मैंने अभी आपको एक वर्ड का जिक्र किया था, वो था इनब्रीडिंग डिप्रेशन। क्या होता है इनब्रीडिंग डिप्रेशन, का मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनब्रीडिंग डिप्रेशन। तो क्या है इनब्रीडिंग डिप्रेशन, यदि सेल्फ पॉलिनेशन कंटिन्यू होता रहे, सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता रहे, कंटिन्यू होता रहे, तो क्या होगा, इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो जाएगी। इनब्रीडिंग डिप्रेशन का मतलब मीन्स न्यू करेक्टर नहीं आएगा, तो क्या हो जाएगा, जो जनरेशन है वो पूरी तरीके से क्या हो जाएगी, मीन्स सेम जीन लाइन को, यानी सेम जीन पैटर्न को क्या करती है कि मेंटेन करी रहेगी, और उसमें कोई न्यू करेक्टर का एड ऑन मीन्स नहीं होगा। और जब न्यू करेक्टर का एड ऑन नहीं होगा तो क्या होगा, बात नहीं बनने वाली। तो पेड़ क्या करते हैं, कुछ ऐसी डिवाइस को उन्होंने इन्वेंट कर लिया है, खुद ही इन्वेंट कर लिया, हम इंसानों ने नहीं किया इन्वेंट, उन्होंने खुद ही इन्वेंट कर लिया, ताकि क्या कर सके, वो सेल्फ को छोड़कर क्रॉस कर सके, क्रॉस पॉलिनेशन में ज्यादा हेल्प कर सके। सेल्फ को छोड़ दो, क्या कर सके, क्रॉस पॉलिनेशन में वो मीन्स हेल्प कर सके। तो ऐसी डिवाइसेस जो पेड़ों ने क्या की है, इन्वेंट की है, किसको बनाने के लिए, सेल्फ को ना करें, ताकि क्या कर सके, क्रॉस कर सके। फिर से सिंपल वर्ड समझ लीजिए, सेल्फ पॉलिनेशन होगा तो इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो जाएगी। मेरे वर्ड को मार्क कर लीजिए, सेल्फ पॉलिनेशन होगा तो इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो जाएगी। और इसी इनब्रीडिंग डिप्रेशन को बचने के लिए वो क्या करते हैं, वो क्रॉस पॉलिनेशन का सहारा लेते हैं। और जब क्रॉस पॉलिनेशन का सहारा लेते हैं तो इन्हीं को कहा जाता है आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस। इसको आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस। देखिए लिखा हुआ है साफ साफ, यदि फ्लावर बाइसेक्सुअल है, क्या है, फ्लावर बाइसेक्सुअल है, फ्लावर चेस्मोगेमस है, सॉरी क्लेस्टोगेमस है, फ्लावर कैसा है, क्लेस्टोगेमस है, और कैसा है, बाइसेक्सुअल है, कंटिन्यू सेल्फ पॉलिनेशन होने की वजह से क्या हो जाएगा, इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो जाएगा। याद कर लीजिए भाई, पेपर में आएगा ये क्वेश्चन, इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो जाएगा। तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए, सेल्फ पॉलिनेशन को अवॉइड करने के लिए प्लांट क्या करते हैं, कुछ क्रॉस पॉलिनेशन की डिवाइसेस को उन्होंने क्या किया है, इन्वेंट कर लिया है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आउटब्रीडिंग डिवाइसेस कहते हैं। देख लीजिए कौन कौन सी होती है, ध्यान से समझिएगा। अवॉइड द सिंक्रोनाइजेशन। सिंक्रोनाइजेशन का मतलब क्या है, साथ साथ नहीं भैया बढ़ना है, साथ साथ बढ़ेंगे तो काम क्या हो जाएगा, सेल्फ की तरफ प्रमोट हो जाएगा। यदि मान के चलो पॉलिन भी सेम टाइम पर मैच्योर हो गया, स्टिग्मा भी सेम टाइम पे मैच्योर हो गई, तो क्या होगा, इनका सेल्फ पॉलिनेशन हो जाएगा। वही तो रोकना है, वही चीज तो रोकनी है। कैसे रोकनी है, एंथर को बाद में मैच्योर कराएंगे, स्टिग्मा को पहले मैच्योर करा देंगे। अब कराओ कहां से क्रॉस होगा, तो डेफिनेटली अब क्या होगा, क्रॉस होगा। इसी को कहते हैं अवॉइडिंग द सिंक्रोनाइजेशन। द pollen is released before the stigma become receptive, और stigma become receptive before the release of pollen। यानी pollen या तो पहले मैच्योर हो जाएगा, या बाद में स्टिग्मा होगी, या स्टिग्मा पहले मैच्योर होगी तो बाद में कौन pollen होगा रिलीज, मींस pollen रिलीज होता है, तो इसी को बोलते हैं। अब बारी आती है बी वाले पार्ट की। क्या लिखा हुआ है, अरेंजमेंट ऑफ एंथर एंड स्टिग्मा एट डिफरेंट पोजीशन, यानी हेटेरोस्टिली होना चाहिए। हेटेरोस्टिली का मतलब है पोजीशन अलग अलग कर दीजिए, एंथर की अलग कर दीजिए और स्टिग्मा की पोजीशन अलग कर दीजिए। यूनिसेक्सुअलिटी, सीधी सी बात है, किसकी मीन्स बात है, यूनिसेक्सुअलिटी,
या साइज अप एंड डाउन कर दीजिए, सेम फ्लावर है तो इसको क्या कहा जाता है, अरेंजमेंट ऑफ या हेटेरोस्टिली सिंपल वर्ड में हमें से यही आता है क्वेश्चन, यही आएगा पेपर में, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। तो सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी का मतलब क्या होता है, खुद का ही स्टिग्मा अपने ही पॉलिन को क्या नहीं करे, मींस रिसीव ना करे, एक्सेप्ट ना करे, तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। तो देखिए लिखा हुआ, इट इज अ जेनेटिक मैकेनिज्म टू प्रिवेंट द सेल पॉलिन of the same flower or other flower of the same plant from the fertilization by the inhibiting the germination। यानी खुद का ही पॉलिन जो है वो स्टिग्मा क्या नहीं कर रही है, रिसीव नहीं कर रही है। और जब स्टिग्मा रिसीव नहीं कर रही है तो क्या है, एक जेनेटिकल ये मैकेनिज्म पेड़ों ने क्या की, इवॉल्व करी है, जिसकी वजह से पेड़ जो होते हैं वो अपने खुद के ही पॉलिन को क्या नहीं कर पाते हैं, रिसीव नहीं कर पाते हैं। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। यूनिसेक्सुअल फ्लावर को प्रोड्यूस करो, सबसे बढ़िया पेड़ों ने क्या बनाया, यूनिसेक्सुअल फ्लावर बना लिए। और यूनिसेक्सुअल फ्लावर का मतलब आप पता है कि यदि एक फ्लावर में सिर्फ यदि मेल पार्ट हो, यानी मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट यानी हमारा स्टैमेन हो, और दूसरे फ्लावर में क्या हो, उसका फीमेल पार्ट हो, जिसे पिस्टिल कहा जाता है, तो यूनिसेक्सुअल होने की वजह से ये हमेशा प्रमोट करेंगे किसको, तो ये प्रमोट करेंगे हमेशा क्रॉस पॉलिनेशन को। तो आई होप आपको समझ में आ गए आउटब्रीडिंग डिवाइसेस क्या है। आउटब्रीडिंग डिवाइसेस वो डिवाइसेस होती हैं जिसमें पेड़ जो होते हैं वो सेल्फ को प्रमोट ना करके किसको प्रमोट करते हैं, क्रॉस को प्रमोट करते हैं। क्यों करते हैं क्रॉस को प्रमोट, ताकि इनब्रीडिंग डिप्रेशन से बच सकें। इनब्रीडिंग डिप्रेशन से बचेंगे क्यों, ताकि भाई जब क्रॉस पॉलिनेशन होगा तो न्यू पॉलेंस आएंगे, और जब न्यू पॉलेंस आएंगे तो वो न्यू कैरेक्टर को भी अपने साथ में लेकर आएंगे। यदि किसी पेड़ में कोई डिजीज है लगी हुई है, तो न्यू पॉलन के आने की वजह से हो सकता है कि वो डिजीज क्या हो जाए, अपने आप ही इंप्रूव हो जाए। इवोल्यूशन होगा भाई, इवोल्यूशन बहुत होगा, जेनेटिकल चेंजेस आएंगे, वेरिएशन आएंगे। वेरिएशन आने की वजह क्या है, सिर्फ हमारे आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। तो समझ लीजिए ध्यान से इनको, क्या क्वेश्चंस के आंसर लिखना है आपको और कैसे लिखना है। तो क्या क्या होना चाहिए, फ्लावर अवॉइडिंग सिंक्रोनाइजेशन, डिफरेंट पोजीशन होना चाहिए, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी ये लर्न कर लीजिए, बिल्कुल पेपर में आ सकता है क्वेश्चन। और या फिर लास्ट वाला क्या है, प्रोडक्शन ऑफ द यूनिसेक्सुअल फ्लावर। आप देखिए यूनिसेक्सुअल फ्लावर भी दो तरीके के होते हैं। आप कहोगे सर ये कैसे, क्या चीज बता रहे हो आप। आपने वर्ड सुना होगा मोनाशियस और डायोशियस। मोनाशियस का मतलब क्या होता है, मोनाशियस और डायोशियस आपने पढ़े होंगे। जैसे मोनाशियस सिंपल सा है, कैस्टर एंड मेज, कैस्टर एंड मेज ये किसका एग्जांपल है, ये मोनाशियस का एग्जांपल है। देखो लिखा हुआ है साफ साफ, मेल एंड फीमेल फ्लावर आर प्रेजेंट ऑन सेम प्लांट, यानी एक ही पेड़ पर ऊपर लगा हुआ मेल और नीचे लगा हुआ है फीमेल। एक ही पेड़ पर ऊपर लगा हुआ है मेल और एक ही पेड़ पर नीचे लगा हुआ है फीमेल, यानी पेड़ एक ही है लेकिन एक पेड़ पर क्या लगा हुआ है, मेल लगा हुआ, और एक पेड़ पे क्या लगा हुआ है, फीमेल लगा हुआ। ऐसी कंडीशन में से क्या कहा जाता है, मोनोशियस कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको, मोनोशियस। और मोनोशियस का एग्जांपल क्या है, कैस्टर और मेज। तो ये किसको प्रमोट कर देते हैं, ये ऑटोगैमी को तो प्रमोट करते हैं, नहीं करते हैं, लेकिन ये किसको नहीं रोक सकते हैं, जिटेनोगैमी को नहीं रोक सकते हैं। तो याद रखिएगा, आपका पेपर में क्वेश्चन आएगा, एक ऐसे दो एग्जाम्पल बताइए जिसमें ऑटोगैमी तो प्रिवेंट की जा सकती है, लेकिन क्या प्रिवेंट नहीं की जा सकती, जिटेनोगैमी प्रिवेंट नहीं की जा सकती, क्योंकि पेड़ एक ही है। मेल फ्लावर हो सकता है ऊपर और फीमेल फ्लावर कहाँ नीचे, या हो सकता है हवा से मेल फ्लावर के पॉलिन कहाँ पहुंच जाए, फीमेल। मार्क कर लीजिए भैया, पेपर में आएगा क्वेश्चन, हो सकता है आ भी जाए और हो सकता है बन भी गया हो पेपर और उसमें क्वेश्चन में ये दिया हो। तो मोनाशियस का एग्जाम्पल याद कर लीजिए, क्या है, कैस्टर और मेज। अब ऐसा ही एक और फ्लावर होता है जिसे कहते हैं डायोशियस, जैसे ये पपाया साहब है। डायोशियस में क्या होता है, डायोशियस में पूरी तरीके से मेल एंड फीमेल फ्लावर जो होते हैं वो डिफरेंट प्लांट्स पे होते हैं, इन्हें डायोशियस कहा जाता है। याद कर लीजिए भाई मोनोशियस और डायोशियस के बारे में, क्या है मोनोशियस और डायोशियस। मोनोशियस का मतलब एक ही पेड़ है, एक ही पेड़ पर मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर दोनों सेम प्रेजेंट है, कैस्टर एंड मेज, गॉट इट। डायोशियस क्या होता है कि मेल फ्लावर अलग पेड़ पर, फीमेल फ्लावर अलग पेड़ पर, कंप्लीटली यूनिसेक्सुअल, कंप्लीटली यूनिसेक्सुअल। तो क्या कहते हैं इसको, डायोशियस। आप लोग भी तो डायोशियस हो, पूरा जितने भी ह्यूमन है वो सब डायोशियस ही तो होते हैं, मेल अलग होता है फीमेल अलग होता है। इस बात से आप याद कर लीजिए। एग्जाम्पल क्या है इसका, इसका एग्जाम्पल है आपका मीन्स पपाया। ये देखिए ये फीमेल है और ये क्या है, मेल है, पूरी तरीके से अलग है ये चीज, क्लियर है। अब ये किसको रोकेगा, ये ऑटोगैमी को भी रोक लेगा और किसको रोक लेगा, जिटेनोगैमी को भी। तो क्या है क्वेश्चन, ऐसा एग्जांपल बताइए जो ऑटोगैमी को तो रोकता है लेकिन जिटेनोगैमी को नहीं रोक पाता है। तो एग्जांपल हो गया मोनोशियस। ऐसी कंडीशन बताइए जिसमें ऑटोगैमी भी रुक गई, जिटेनोगैमी भी रुक गई। तो एग्जांपल हो गया डायोशियस। एग्जांपल कैस्टर, मेज एंड पपाया। इसको पढ़ लीजिएगा एनसीईआरटी बुक से, आपको नंबर मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट टॉपिक आ गया हमारा, देखिए कितना रैपिड रिवीजन कराया मैंने पूरा पॉलिनेशन का। 30 मिनट्स के अंदर हम लोगों ने क्या कर लिया, पूरा रैपिड पूरा पॉलिनेशन का रिवीजन हमने कंप्लीट कर लिया। अब बारी आती है एक और नेक्स्ट टॉपिक की, पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन क्या होता है। पॉलन पिस्टल का मतलब ही आप समझ गए होंगे कि जब पॉलन लैंड किया स्टिग्मा के ऊपर, तो जरूरी नहीं है कि भाई गुलाब का पॉलन गुलाब के पास ही पहुंचे, मैरीगोल्ड का पॉलन मैरीगोल्ड, क्योंकि ये कोई वहां पे फिल्टर मैकेनिज्म थोड़ा लगी है। तो एक स्टिग्मा के ऊपर मैरीगोल्ड का भी पॉलन आ सकता है, एक ही सेम स्टिग्मा के ऊपर रोज का भी आ सकता है, एक पर मेज का भी आ सकता है, सबके आ सकते हैं। लेकिन जो स्टिग्मा है वो किसको रिसीव करेगी, किसको रिसीव करेगी, जिस प्लांट का वो होगा उसी को तो रिसीव करेगी। जैसे सपोज दैट स्टिग्मा है किसकी, मेज प्लांट की है, तो वो मेज प्लांट के पॉलन को ही रिसीव करेगी और बाकी सारे पॉलन को क्या कर देगी, मेज रिजेक्ट कर देगी। यही होता है पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन। फिर से समझ लीजिए, राइट पॉलन का सिलेक्शन करने का जो क्राइटेरिया है वो स्टिग्मा के पास होता है कि वो रिकॉग्नाइज कर लेती है कि सारे पॉलन में से राइट पॉलन कौन सा है। इसी को कहते हैं कंपैटिबिलिटी। और ये कंपैटिबिलिटी जो होता है वो कौन करती है, पॉलन जो है, यानी जो है वो रिकॉग्नाइज किया जाता है किसके थ्रू, पिस्टल के थ्रू रिकॉग्नाइज किया जाता है। तो राइट वाला पॉलन जो है वो प्रमोट होगा आगे की तरफ, और जो रॉन्ग वाला पॉलन होगा वो क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। अब आप देखो ध्यान से, इस पिक्चर में आपको दिख रहा होगा साफ साफ, ये भी आया, ये भी आया, ये भी आया, ये भी आया, सब आ रहा है, लाइन से आ रहे हैं। तो इसमें से सिर्फ कुछ ही ने पॉलन ट्यूब बनाना चालू करी, सभी नहीं बना पाए, क्योंकि पिस्टल जो है वो रिकॉग्नाइज कर रही है, आइडेंटिफाई कर रही है कि राइट वाला पॉलन कौन सा है। तो जो राइट वाला पॉलन है वो क्या बनाना स्टार्ट कर देगा, पॉलन ट्यूब बनाना चालू कर देगा। देखिए आपको दिख रही होगी रेड कलर की पॉलन ट्यूब आ रही होगी अंदर, और ये कहां तक आएगी, ये आएगी हमारे माइक्रोपाइलर एंड तक आएगी। ये आपने पढ़ चुका है, मेगास्पोरेंजियम पढ़ा है आपने, और ये मेगास्पोरेंजियम के माइक्रोपाइलर एंड के अंदर क्या करेगी, एंट्री करेगी। तो क्या होता है पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन के बाद में, क्या होता है, राइट पॉलन का जो सिलेक्शन होता है, राइट पॉलन जो होगा वो सिलेक्ट किया जाता है किसके थ्रू, पिस्टल के थ्रू सिलेक्ट किया जाता है। और पिस्टल के थ्रू सिलेक्ट होने की वजह से सॉरी, पिस्टल के थ्रू सेलेक्ट होने की वजह से वो क्या करता है, तुरंत राइट पॉलन के थ्रू क्या करता है, पॉलन ट्यूब बनाता है। और पॉलन ट्यूब कहां तक आती है, ये पॉलन ट्यूब आती है मेगास्पोरेंजियम के माइक्रोपाइलर एंड तक, दिख रही होगी आपको बिल्कुल क्लियरली यहां पर दिख रही होगी। चलिए अब देखिए, यदि इनकम्पैटिबल हुआ, कौन इनकम्पैटिबल हुआ, पॉलन यदि इनकम्पैटिबल हुआ तो पिस्टल उसे रिजेक्ट कर देगी, और रिजेक्ट करते साथ ही वो क्या होगी, पॉलन ट्यूब को ग्रोथ को भी रोक देगी, पॉलन ट्यूब नहीं बनने देगी किसी तरीके से। और देखिए यहाँ पर इसकी पॉलन ट्यूब रुक गई, इसकी पॉलन ट्यूब रुक गई, एनसीईआरटी बुक में देखिएगा, आपको देखिएगा डायग्राम, पॉलन ट्यूब क्या हो गई, रुक गई। अभी हमने पहले एक रिवीजन बैच में आपको समझाया था कि जो माइक्रोस्पोर होता है, यानी पॉलन जो होता है वो 2 सेल स्टेज वाला भी होता है और 3 सेल स्टेज वाला भी होता है। तो 2 सेल स्टेज वाले में क्या होता है, सिर्फ वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल होती है। लेकिन 3 सेल स्टेज वाले में क्या होता है, जनरेटिव सेल जो होती है वो 2 मेल गैमेट में डिवाइड हो जाती है। तो ऐसे एंजियोस्पर्म, यानी 60% एंजियोस्पर्म में तो 2 ही सेल स्टेज में शेडेड होगा, लेकिन कुछ जो रिमेनिंग एंजियोस्पर्म होते हैं उनमें क्या होता है, ये 3 सेल स्टेज में भी ये शेड होता है। यदि 2 सेल स्टेज में शेड ऑफ हुआ है तो याद रखिएगा, पॉलन ट्यूब के अंदर जनरेटिव सेल जो है वो 2 मेल गैमेट में क्या होगी, डिवाइड कर लेगी अपने आप को, और ऐसी कंडीशन में क्या होगा, वो मेस इंट्रैक्शन करना स्टार्ट करेंगे। अब देखिए क्या क्या हो रहा है, पहले समझिएगा ध्यान से। पॉलन ट्यूब के अंदर 2 मेल गैमेट हो गए और पीछे पीछे चली आ रही है कौन, वेजिटेटिव सेल। अब ये सब आके कहां पे लैंड करेंगे, सीधे आके ये मेगास्पोरेंजियम के माइक्रोपाइलर एंड के पास में आ जाएंगे सब के सब, और यहीं से हमारा स्टार्ट होगा क्या, फर्टिलाइजेशन होना स्टार्ट होगा। लेकिन पहले फर्टिलाइजेशन से पहले एक बोर्ड का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझते हैं, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। ये पेपर में अब आने लगा है। देखिए आपका यदि प्रैक्टिकल होगा तो प्रैक्टिकल में भी आपसे ये क्वेश्चन क्या करेगा, वो पूछेगा कि आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है और आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन किस तरीके से ये होता है, मींस आपके पेपर के अंदर आएगा। तो देखिए सीधी सी कहानी है, क्रॉस पॉलिनेशन कराना है, सेल तो कराना नहीं है, क्रॉस पॉलिनेशन कराना है। तो क्रॉस पॉलिनेशन कराने के लिए क्या करते हैं, हम आर्टिफिशियल तरीके से पॉलिन को क्या कर लेते हैं, कलेक्ट कर लेते हैं। तो कलेक्ट कैसे करेंगे, सबसे पहले सुन लीजिए, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन जो होता है वो सिर्फ बाइसेक्सुअल फ्लावर में ही होता है और यूनिसेक्सुअल फ्लावर में ये नहीं किया जाता है, उसके कुछ स्टेप्स नहीं किए जाते हैं। तो सबसे पहले देखिए, इट इज अ क्रॉप इंप्रूवमेंट प्रोग्राम विच डिजायर्ड पॉलन ग्रेन आर यूज्ड फॉर द पॉलन ग्रेन। यानी इस प्रोसेस में क्या किया जाएगा, जो अच्छी क्वालिटी के पॉलिन्स होंगे उनके थ्रू ही क्या कराया जाएगा, क्रॉस पॉलिनेशन कराया जाएगा, और ये 2 स्टेप में कराया जाता है।
पहला इमस्कुलेशन और दूसरा क्या, बैगिंग। इमस्कुलेशन और बैगिंग है क्या, इमस्कुलेशन और बैगिंग का मतलब क्या होता है, ये किस तरीके से यूज करते हैं, चलिए समझते हैं। इमस्कुलेशन और बैगिंग क्या होते हैं, इमस्कुलेशन और बैगिंग किस तरीके से होते हैं। इमस्कुलेशन का मतलब क्या है, किसी भी बाइसेक्सुअल फ्लावर में से सिर्फ किसको रिमूव कर लेना, स्टैमिन को रिमूव कर लेना। किसकी मदद से, फॉर्सिप की मदद से। जो स्टैमिन होता है, यानी स्टैमिन का जो ऊपर वाला पोर्शन होता है, एंथर जिसे कहते हैं हम लोग, उस एंथर को क्या करते हैं, फॉर्सिप की मदद से या कैंची की मदद से क्या कर लेते हैं, काट लेते हैं। और इसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है, इमस्कुलेशन कहा जाता है। अब यूनिसेक्सुअल फ्लावर में जरूरत नहीं है इसको करने की, क्यों नहीं करने की जरूरत है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर तो बिल्कुल बेचारा वैसे ही अलग है। कैसा है वो, डायोशियस है। और डायोशियस में क्या होगा, मेल तो वैसे ही अलग होगा, फीमेल क्या होगा, अलग होगा। एक क्वेश्चन आपका तैयार हो गया कि इमस्कुलेशन प्रोसेस जो होती है वो सिर्फ बाइसेक्सुअल फ्लावर में की जाती है, किसी भी यूनिसेक्सुअल फ्लावर में नहीं की जाती। याद रखिएगा ये क्वेश्चन, रिमार्क कर लीजिए इसको कि यूनिसेक्सुअल फ्लावर में ये नहीं की जाएगी, सिर्फ किसमें की जाएगी, ये बाइसेक्सुअल फ्लावर में ही की जाएगी। तो क्या मतलब है, इमस्कुलेशन का मतलब क्या हुआ कि फोर्सिप, फोर्सिप मतलब चिमटी या फिर सीजर की मदद से क्या कर लेना, एंथर को रिमूव कर लेना। और एंथर को रिमूव करने के बाद क्या करना, उसको आगे की प्रोसेस में समझते हैं। वो लिखा हुआ है बैगिंग। बैगिंग का मतलब क्या है कि जो तुमने एंथर रिमूव किया है फॉर्सेप की मदद से, उसे तुरंत बटर पेपर में क्या कर दीजिए, रैप कर दीजिए। और रैप करने के बाद क्या कर दीजिए, उसे स्टोर करके रख दीजिए, उसकी टैगिंग कर दीजिए, उस पर टैग कर दीजिए किस डेट में किया है, किसका पॉलन है, ये क्या है। अब बारी आती है, इसमें क्वेश्चन पूछेगा आपसे, क्या क्वेश्चन पूछेगा कि बटर पेपर में क्यों रैप किया, ताकि दूसरे पॉलिन नहीं आ सके, कंटामिनेशन फ्री रहे। यदि दूसरे पॉलिन आएंगे तो भैया तुम्हारा सिलेक्शन बेकार हो जाएगा। ठीक है, बात समझ आ गई नहीं आ गई। तो कंटामिनेशन क्या नहीं हो पाए, किसी तरीके से नहीं हो पाए, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम लोग, मीन्स पूरी तरीके से हम कहते हैं बैगिंग। अब देखो लिखा हुआ है साफ साफ कि यूनिसेक्सुअल फ्लावर में इमस्कुलेशन प्रोसेस की जरूरत नहीं होती है। इसमें डायरेक्टली क्या होता है, बैगिंग होता है और टैगिंग होता है। इसमें किसी भी तरीके से इमस्कुलेशन प्रोसेस नहीं होती। तो याद रखिएगा कि इमस्कुलेशन प्रोसेस जो है वो कहाँ नहीं होता है, वो नहीं होता है किसके अंदर, किसी भी तरीके से, कहां पर, यूनिसेक्सुअल फ्लावर के अंदर नहीं होता है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा पूरा पोर्शन, कि कितना पोर्शन जो है वो हमें समझना है, किसके लिए, पेपर के लिए। तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट जो है हमारा क्या हो गया, ये खत्म हो गया। अब बारी आती है कि फर्टिलाइजेशन कैसे होगा। तो पेपर में, लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर में था कि डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है। डबल फर्टिलाइजेशन आप क्लास 10 से भी पढ़ते चले आ रहे हो, सभी सभी लोग जानते हैं डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है। तो फिर एक बार समझते हैं डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि पॉलन ट्यूब के अंदर तीन चीजें चल के आ रही होंगी, एक दो मेल गैमीट और एक क्या, एक आपका क्या, एक क्या, एक आपका वेजिटेटिव सेल। इनकी एंट्री कहां से होती है, इनकी एंट्री होती है मेगास्पोरेंजियम के अंदर। और मेगास्पोरेंजियम में भी कहां पे होती है, आपको पता है मेगास्पोरेंजियम में एक जगह होती है जहां पर इंटैगुमेंट्स एब्सेंट होते हैं, जिसे कहते हैं हम माइक्रोपाइलर एंड। तो पॉलन ट्यूब इसी के अंदर से एंटर करती है। कहां से एंटर करती है, ये देखिए आपको दिख रही होगी, ये पॉलन ट्यूब आ रही है, ये दिख रही है पॉलन ट्यूब, ये दिख रही है पॉलन ट्यूब। और देखिए ये एंटर कर रही है माइक्रोपाइलर एंड से। तो माइक्रोपाइलर एंड से जब एंट्री करती है तो ये अपने साथ में क्या लेके आती है, दो मेल गैमीट लेके आती है। कितने गैमीट लेके आती है, दो मेल गैमीट लेके आती है। तो इनका फ्यूजन कैसे होता है, इनका फ्यूजन के लिए आपको पहले समझना होगा क्या, किसको समझना है, वो समझना है एम्ब्रियो सेक का डायग्राम। अभी मैंने आपको कुछ दिन पहले ही समझाया था एम्ब्रियो सेक का डायग्राम। एम्ब्रियो सेक में क्या होता है, नीचे की तरफ माइक्रोपाइलर एंड की तरफ दो सिनर्जिड होती हैं और ऊपर की तरफ एक एक्सेल होती है। तो देखिए जब पहला वाला मेल गैमीट, कौन सा वाला गैमीट, फर्स्ट मेल गैमीट, ये लिखा हुआ है, पहला मेल गैमीट एक्स सेल से फ्यूज करता है, तो मेल गैमीट की पोलैरिटी एन और एक्स सेल की पोलैरिटी एन मिलके क्या बना लेते हैं, जाइगोट बना लेते हैं, जो होता है डिप्लॉयड। और इस प्रोसेस को कहा जाता है सिंगैमी। क्या कहते हैं इस प्रोसेस को, सिंगैमी। सिंग का मतलब होता है आपस में एक जैसा जुड़ना और फ्यूजन हो जाना, ये कहलाता है क्या, आपका सिंगैमी। तो जब पहला मेल गैमीट किससे फ्यूज करे, एक्स सेल से फ्यूज करे, तो क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। और जाइगोट कैसी स्ट्रक्चर है, वो है एक डिप्लॉयड स्ट्रक्चर। अब आपको पीछे पीछे दूसरा भी तो आ रहा है, वो कहां जाएगा, तो दूसरा जो होता है वो एंट्री करता है पोलर सेल के पास में, और पोलर सेल से क्या करता है, वो फ्यूज करता है और बनाता है क्या, पीईएन, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। अब देखिए दो न्यूक्लियस किसके पास में, पोलर सेल के पास में, और एक न्यूक्लियस किसके पास में, हमारे मेल गैमीट के पास में। तो कितने एन हो गए, 3n हो गए। इसीलिए इसे 3n स्ट्रक्चर भी कहा जाता है। तो देखिए आपका एक क्वेश्चन तैयार हो गया बोर्ड के लिए, क्या क्वेश्चन तैयार हो गया, जाइगोट की पोलैरिटी क्या है, तो जाइगोट की पोलैरिटी है 2n। और पेन की पोलैरिटी क्या है, पेन की पोलैरिटी होती है 3n। याद कर लीजिए बहुत अच्छे से, 2n एंड
3n, ये होती है पोलैरिटी किसकी, आपके किसकी किसकी पोलैरिटी होती है, ये पोलैरिटी होती है आपके जायगोट की और किसकी, पेन की। तो समझ में आ गया सबको, ये बात समझ में आ गई। और जो मेल गैमेट होती है उसकी पोलैरिटी होती है n, एक्सएल की पोलैरिटी होती है n, एक्सएल की पोलैरिटी होती है n, और जो पोलर सेल होता है उसकी पोलैरिटी होती है 2n। याद रखिएगा, मे भी क्वेश्चन में आ जाए तो आप इसे गड़बड़ मत करिएगा। और यहां पर 3 हैप्लॉइड न्यूक्लियस का क्या होता है, फ्यूजन होता है, इसलिए इसको ट्रिपल फ्यूजन भी कहा जाता है। तो पेपर में पूछ लिया जाता है ट्रिपल फ्यूजन क्या है, तो क्यों है ट्रिपल फ्यूजन, देखो 2 न्यूक्लियस किसके, पोलर सेल के, और 1 न्यूक्लियस किसका, मेल का, तो क्या कितने हो गए, 3n हो गए, इसलिए ट्रिपल फ्यूजन, 3 बार फ्यूजन हो गया, ठीक है। तो इसे अब डबल फर्टिलाइजेशन क्यों कहते समझाया, एक बार जायगोट बनने के लिए फ्यूजन हुआ है, दूसरी बार फ्यूजन हुआ है किसको बनने के लिए, पैन को बनने के लिए फ्यूजन हुआ है, तो इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, डबल फर्टिलाइजेशन मींस कहा जाता है। क्लियर है, सबको समझ में आ गया। अब बारी आती है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट की, जिसे हम समझेंगे हमारे नेक्स्ट पार्ट में। तो आप लोग देखते रहिए, इस चैनल को क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपके जो भी डाउट्स हैं उनको कमेंट बॉक्स में क्या कर दीजिएगा, छोड़ दीजिएगा। हर एक लाइव सेशन में क्या होगा, इनकी कमेंट्स को हम डिस्कस करेंगे और बताएंगे आपके क्वेश्चंस के आंसर्स का, बिल्कुल नेम लेके ही बताया जाएगा कि जिस बच्चे ने कमेंट किया होगा कि सर मुझे ये वाला पार्ट नहीं समझ आया, आप इसको बता दीजिए। तो चलिए आप लोग फोकस करिए, आपका जो पहला एग्जाम है वो फिजिक्स का ही मुझे पता है, वो आपके कई जो है वो मेन जो टॉपिक है फिजिक्स के वो पढ़िए, सारे सब्जेक्ट को इक्वल वेटेज दीजिए, ऐसा नहीं है कि कुछ आपने सब्जेक्ट पे ही ज्यादा ध्यान दे रहे हो, इंग्लिश को भी ध्यान दीजिए, आपकी फिजिकल एजुकेशन को भी ध्यान दीजिए, बायो भी पढ़िए, केमिस्ट्री भी पढ़िए, फिजिक्स पढ़िए, और बड़े अच्छे तरीके से क्या करिए, आंसर लेकर आइए। और पेपर में पूरे में से पूरे नंबर तो नहीं मैं कहूंगा क्योंकि सब बच्चे नहीं ला सकते, तो लेकिन हाँ इतना तो हम कर सकते हैं ना अपने मम्मी पापा के लिए कि भाई 70 नंबर का पेपर है तो 65 तो हम ला ही सकते हैं, 60 तो हम ला ही सकते हैं, इतना आप कर दीजिए, देखिए आपके पेरेंट्स कितने क्या हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे। तो छोटे छोटे वीडियोस आप देखते रहिए, आपके क्या हो जाएंगे, टॉपिक्स तैयार हो जाएंगे। और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको इसमें किस पार्ट में जो है वो अभी डिफिकल्टीज है, तो हम उसे एक बार फिर से क्या करेंगे, समझेंगे। तो चलिए, हैव अ नाइस डे, अच्छे अच्छे तरीके से पढ़िए और अच्छे तरीके से आंसर लिख कर आइएगा बोर्ड में। थैंक यू सो मच।